गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। क्लियर? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the speed or rate of chemical reactions. Factors affecting rate of reaction and the mechanism by which the reaction proceeds is known as केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके साथ? डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो है वो कितने समय में हो रही है, या ऐसे कहिए कि कितना रिएक्टेंट जो है वो कितने समय में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, ये वो ब्रांच है जो डील करती है रिएक्शन की स्पीड की स्टडी से, या ऐसे कहिए उसके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। स्पीड और रेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड मतलब कितने समय में कितनी रिएक्शन हो रही है, कितने रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का मतलब भी यही है। ठीक है, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को या उसके रेट को इफेक्ट करते हैं। एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, और ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आपकी कोई रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, वो प्रोसीड करती है। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो रिएक्शन की स्पीड या उसके रेट के साथ डील करती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, एंड रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म मतलब कौन सा पाथ लेती है कंप्लीट होने में, किस पाथ के थ्रू रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ जो डील करती है उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे अराउंड जो है वो अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं, है ना। हमारे अराउंड जो है वो अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, और कुछ रिएक्शन ना ज़्यादा जल्दी होती हैं ना बहुत स्लो होती हैं, वो कुछ मॉडरेट समय में होती हैं, मॉडरेट टाइम में होती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के रेट्स के बेसिस पर, उनकी स्पीड के बेसिस पर हमने रिएक्शंस को क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शंस को हमने किस तरीके से क्लासीफाई करके रखा है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ द रिएक्शन, या ऐसे कहिए स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, स्पीड के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रिएक्शन की। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वो रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन, इसका मतलब होगा वो रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, मतलब बहुत कम समय में हो जाती हैं।
है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो जाती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती हैं जो रिएक्शंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। जनरली जो यहाँ पर टाइम लगता है इन रिएक्शंस को होने में वो होता है आपका 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻16 सेकेंड तक। इतने समय में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, जिनको हमने कहाँ पे रखा है, वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी। ठीक है, कितने समय में हो जाती हैं, 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻16 सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं ये टाइम कितना कम है। क्लियर। तो बिल्कुल कम समय में जो रिएक्शन हो जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएंगी आपकी आयोनिक रिएक्शन जितनी भी होती है। ठीक है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी जो आयनिक रिएक्शंस आपकी होती हैं वो इसमें एग्जांपल आ जाएंगी। एग्जांपल कौन सी रिएक्शन आ जाएंगी, आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा अब आयनिक रिएक्शन में जैसे एग्जांपल देखिए, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया। ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा AgCl सॉलिड फॉर्म में एंड NaNO3 ये देगा एक्वस फॉर्म में। क्लियर। अब ये जो AgCl बना है ये किस फॉर्म में होता है, वाइट पीपीटीज बनते हैं इसमें। तो जैसे ही हम दोनों इन एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं वैसे ही वहाँ पर वाइट कलर के पीपीटीज अपीयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही मिक्स करोगे, दो टेस्ट ट्यूब लो, एक में इसका सॉल्यूशन बनाओ और सिल्वर नाइट्रेट का, एक में सोडियम क्लोराइड का बनाओ, दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे, जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे वैसे ही उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके वाइट पीपीटीज बन जाएंगे। क्लियर। तो ये बहुत फास्ट होती हैं, मतलब बहुत कम समय में होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस के रेट को या स्पीड को मेज़र कर पाना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसी रिएक्शंस हमारी केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से किसी काम की नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती हैं, हम चाहकर भी इन रिएक्शन की स्पीड या रेट को मेज़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे कुछ ज़्यादा काम की नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट हमने कैटेगरी बनाई है वेरी स्लो रिएक्शंस की। इनमें वो रिएक्शंस आ जाती हैं जो बड़ी स्लो चलती हैं। ठीक है, जिनकी स्पीड बहुत कम है, विच मे टेक, आप ऐसा कह सकते हैं कि विच मे टेक डेज और मंथ्स टू हैपन। ऐसी रिएक्शंस को होने के लिए कई बार दिन भी लग जाते हैं, कुछ 4-5 दिन, 7 दिन, या कई बार महीनों का समय भी लग जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसमें आ जाएगी रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन का फिनोमेना तो नहीं है। आप आज आयरन लेके आए और आज उसके ऊपर रस्ट लग गया, वो कुछ 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, या अगर 4-5 दिन के बाद लगेगा तो इसका मतलब आपने बाहर रखा हुआ है। अगर आप कमरे में रखते हो उसको अंदर जहाँ पर मॉइस्चर और एयर कम उसको मिलती है, तो उस केस में वो हो सकता है महीने के बाद उसको जंग लगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक वेरी स्लो रिएक्शन की क्या है, एग्जांपल है। तो ऐसी रिएक्शन जो दिन में होनी, 4-5 दिनों में होनी है, या हफ्तों में होनी है, या महीनों में होनी है, तो ऐसी रिएक्शंस का रेट भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हम क्या मतलब 10 दिन बैठे रहेंगे ये देखने के लिए कि कितने समय में कितने आपके रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। उसी को स्पीड बोलोगे ना, उसी को रेट बोलोगे ना, कि कितने समय में कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, वही क्या होगा, स्पीड या रेट। बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया हमने कितने समय में। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो मतलब कितने समय में रिएक्टेंट जो है वो कितने रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, यही क्या होगा आपका रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर बहुत कम है, दिन लग जाएंगे, वक्त कितना लग जाएगा, जैसे हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। तो महीना तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे वहाँ पे रेट नोट करने के लिए। तो ये रिएक्शन भी हमारे ज़्यादा काम की नहीं होती। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है ऐसी रिएक्शंस की जो ना तो बहुत फास्ट होती हैं और ना ही बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी में वो रिएक्शंस आ जाती हैं, रिएक्शंस विच आर आइदर
which are neither very slow nor very fast। ये ना तो बहुत स्लो होती हैं और ना ही बहुत फास्ट होती, बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। लेकिन ये बहुत मॉडरेट स्पीड पे होती है, मतलब ना बहुत जल्दी हो जाती हैं और ना बहुत लेट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमने इसमें देखनी है तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे पहली एग्जाम्पल देखिए, इसमें आ जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, क्या फॉर्मूला है इथाइल एसीटेट का? CH3COO C2H5, ये फॉर्मूला होता है किसका? इथाइल एसीटेट का। ठीक है, इसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है एक तो एसिटिक एसिड और साथ में मिलता है हमें अल्कोहल। अब ये कैसे मिला? इसको अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिखूं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गए किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेंगे यहाँ पर? एक तो बनेगा CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन, और दूसरा क्या बनेगा? C2H5 पॉजिटिव, मतलब कार्बोकेटाइन। अब ये जो वाटर है, जब ये डिसोसिएशन करेगा तो ये किस में डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो अब इस नेगेटिव के साथ कौन जाएगा? ये पॉजिटिव वाला पार्ट, और इस पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा? नेगेटिव वाला पार्ट। इसलिए क्या बना? CH3COOH और C2H5OH। क्लियर? अब ये रिएक्शन ना बहुत जल्दी हो जाती है और ना बहुत स्लो होती है, तो ये मॉडरेट समय में होती है। तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास इसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज जो आपकी टेबल शुगर आ गई। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज में क्या है? सुक्रोज लेनी है अपने, इसकी करानी है हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक बनेगा क्या? फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये भी रिएक्शन ऐसी है जो मॉडरेट स्पीड पे चलती है और इसके रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट को फाइंड या स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस हमारी काम की हैं। क्लियर? इसके बाद जैसे एक और एग्जांपल अगर इसमें हम देखें तो वो एग्जांपल आ जाएगी डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, H2O2 की डीकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनता है? एक तो वाटर बनता है और एक हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कई बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं, यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, बट यहाँ पे वाटर बनता है और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और ये रिएक्शन भी किस पे चलती है? मॉडरेट स्पीड पे चलती है। तो जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड पे चलती है वो हमारे काम की होती हैं और उनको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन का, या उन्हीं रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं रेट निकालने के लिए। या ऐसे कहिए कि उन्हीं रिएक्शन का, जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड पे चलती है उन्हीं का हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? रेट फाइंड कर सकते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन हमारे काम की नहीं है। तो इस चैप्टर में हमने जो डील करना है वो इन्हीं तरह की रिएक्शन के साथ डील करना है, जो ना बहुत जल्दी हो जाती है और ना बहुत स्लो होती हैं। क्लियर? क्लियर? अब कुछ रिएक्शन का रेट थोड़ा फास्ट आ रहा है, कुछ रिएक्शन का रेट स्लो आ रहा है,
तो इन रिएक्शन के रेट में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? ऑब्वियसली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होती हैं और नई बॉन्ड जो है वो बनती है। तो जितना ज़्यादा समय लगेगा पुरानी बॉन्ड्स टूटने में, उतना ही ज़्यादा समय लगेगा आपका रिएक्शन के होने में। तो इसका एक मेन कारण आप ऐसे कह सकते हो कि अगर रिएक्शन को होना है तो उसके लिए पुरानी बॉन्ड्स को टूटना पड़ेगा, है ना। तो पूरी एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें जितना समय लगता है, अगर उसमें ज़्यादा समय लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और अगर उसमें कम समय लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका ओल्ड बॉन्ड के ब्रेकेज पे कि पुरानी बॉन्ड्स कितनी जल्दी टूटती हैं। अगर वो जल्दी टूट जाएंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर वो लेट टूटेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। अब आयनिक रिएक्शन में बिल्कुल समय क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग क्या लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन जैसे हमने लिया हुआ था ना, AgNO3 का और NaCl का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का या आयनिक कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें पता कि वहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है, वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में होता है, मतलब अपने आयंस की फॉर्म में बना होता है ना। मतलब अगर हम NaCl को एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ऑलरेडी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। जब वो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर जब आप मिक्स करोगे AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड का प्रोसेस तो होना ही नहीं है। ऑलरेडी जब आपने इनके सॉल्यूशन बनाया तो बॉन्ड टूट गई हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस का रेट क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अगला टॉपिक अब इसमें आता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन अगला टॉपिक इसमें आता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, मतलब स्पीड जिसके साथ रिएक्शन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो स्पीड जिसके साथ आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मतलब रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। ये बस वैसा ही है जैसा आपका, आप ऐसे कह सकते हो कि किसी व्हीकल की स्पीड है, तो व्हीकल की स्पीड कैसे मेजर करते हैं कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, है ना। व्हीकल की स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम की, देख पर यूनिट टाइम में व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं किसकी, रिएक्शन की, और जहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड को रेट बोल रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन। वहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कितने टाइम में या पर यूनिट टाइम में कितनी रिएक्शन आपकी प्रोसीड हुई, कितने रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट हुए, कन्वर्ट हुए किसमें, प्रोडक्ट में। तो वहाँ पर डिस्टेंस का निकालते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया पर यूनिट टाइम में। यहाँ पर हम लोग ये निकालेंगे कि कितनी रिएक्शन हुई पर यूनिट टाइम में। तो रिएक्शन कितनी हुई है ये कैसे पता चलेगा, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, कम होते हैं, और प्रोडक्ट इंक्रीज़ होते हैं। तो पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हुई, है ना। पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हुई, तो इससे हमें रेट पता चल जाएगा, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज़ हुई होगी उतने प्रोडक्ट बन गए होंगे, और हमें पता चल जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कि कितनी रिएक्शन हुई है, और ये किस बात पे डिपेंड करेगा, कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में। तो वो कैसे पता चलेगा कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं, आप ये देख लो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हुई है। तो मतलब पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ होती है, उससे हमें क्या पता चल जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब जितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो प्रोडक्ट की उतनी इंक्रीज़ भी हो रही होगी। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट बने हैं, तो कितने प्रोडक्ट बने हैं उससे भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कितने समय में कितने प्रोडक्ट बने हैं। तो जितने प्रोडक्ट बने हैं उतनी ही केमिकल रिएक्शन हुई है ना। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है या स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना इंक्रीज आया है। तो दोनों ही टर्म में हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। या जनरली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन concentration of any one of the reactants or products पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम में जैसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गाड़ी ने, पर यूनिट टाइम में स्पीड निकल जाती है। वैसे हम ये देख लेंगे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी उतनी ही प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो रिएक्टेंट के टर्म में बोलना है तो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में बोलना है तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप अगर आपने इसको सेपरेट करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ऐसा भी बोला जा सकता है क्योंकि जितने रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे उतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कि पर यूनिट टाइम में कितने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही है या रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल या जनरल रिएक्शन। अगर हम कोई जनरल रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे R गोज टू P, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। P हमारा प्रोडक्ट है और R हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R अपॉन टाइम इंटरवल, कि कितना टाइम लगा। ठीक है, टाइम इंटरवल में लोगे ना, कितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ये नोट करने के लिए किसी एक टाइम पे नोट करना स्टार्ट करोगे और किसी एक टाइम तक लेके जाओगे। मान के चलते हैं अगर ये टाइम एक्सिस है तो मान लेते हैं आपने 8 बजे रेट मेज़र करना स्टार्ट किया और आपने 8:20 पे स्टॉप किया, तो इस इंटरवल में कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है तो वही नोट करोगे ना। यहाँ पर डिक्रीज़ कितना आया है वही नोट करोगे। तो मतलब यहाँ पर एक टाइम इंटरवल सेलेक्ट करोगे, मतलब इतने समय में आपने देखा। तो यहाँ पर अगर हम टाइम इंटरवल बोले तो वो कितने मिनट का होगा, 20 मिनट का। ठीक है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, या तो ऐसा कहा जा सकता है या फिर प्रोडक्ट की टर्म में बोल सकते हो कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, तो रेट को दोनों ही टर्म में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि इफ़ R1 and P1 is the molar concentration of reactant and product at time t1 and R2 and P2 be the molar concentration at time t2, then अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये इनिशियल है मोलर कंसंट्रेशन और R2 फाइनल है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R2 माइनस R1 के बराबर।
तो चेंज को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा के साथ। तो ये आ जाएगा डेल्टा आर के बराबर, और डेल्टा आर किसके बराबर आ जाएगा, R2 माइनस R1 के बराबर। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1, क्योंकि ये क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो चेंज के बराबर होता है, ये डेल्टा आर के बराबर आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन प्रोडक्ट, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P किसके बराबर होगा, तो वो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, तो अब रेट हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी बता सकते हैं। तो हमने अभी देखा, डेफिनेशन हमने पढ़ी ऊपर। डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो अभी हमने क्या निकाला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या था, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अभी हमने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाला, वो किसके बराबर था, डेल्टा आर इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऐसे कहिए कि डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और डेल्टा पी किसके बराबर आया, P2 माइनस P1, मतलब उनकी मोलर कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बराबर। और वहाँ पर टाइम इंटरवल क्या था, T1 इनिशियल टाइम था और T2 क्या था, फाइनल टाइम। तो अगर मैं टाइम इंटरवल पूछूं तो वो क्या था, डेल्टा टी के बराबर, वो किसके बराबर, डेल्टा टी के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर। मतलब जो हमने वहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाली है वो इस टाइम इंटरवल में है, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। तो ये आ गया वो यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला था, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था कि चेंज या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो कितना डिक्रीज होगा, R2 माइनस R1, है ना, डिक्रीज कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है R1 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है R2, तो कितना डिक्रीज हुआ, मतलब R2 फाइनल जितनी बची है उसमें से जितनी इनिशियल थी उसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिक्रीज, या कितना चेंज हुआ है ना, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, या ऐसे कह सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब R2 माइनस R1, और जो किसके बराबर था, डेल्टा आर के बराबर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज है। डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, डेल्टा आर के बराबर, अभी हमने निकाला पहले, और नीचे क्या है, पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर कितना यूनिट टाइम ले रखा है हमने, डेल्टा टी, क्योंकि T1 हमारा इनिशियल टाइम था और T2 फाइनल। मतलब ये जो चेंज है ये हमने किस टाइम में ऑब्जर्व की है, डेल्टा टी टाइम में। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के बराबर। क्लियर। अब ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हैं, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इन सिंबल्स। क्लियर। और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म में बोले तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में क्या होता है कि कितना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, तो वो क्या थी, डेल्टा पी, और कितना टाइम था वहाँ भी डेल्टा टी, लेकिन ये वैल्यू रहेगी प्लस में। तो दोनों ही टर्म में आप क्या बता सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन बता सकते हो। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट। माइनस पॉजिटिव का यहाँ पर क्या है सिग्निफिकेंस, कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही है इसलिए प्लस लगा दिया, और रिएक्टेंट की कम हो रही है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है। अगर अब हम इसको किसी जनरल रिएक्शन में अप्लाई करें या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 की डीकम्पोजिशन ले लें, ये किस में डीकम्पोज होता है, PCl3 और Cl2 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन का रेट निकालो, तो आप लोग रिएक्टेंट की टर्म में भी बता सकते हो और प्रोडक्ट की टर्म में भी बता सकते हो। और बेटा डेफिनेशन को ध्यान से देखना, डेफिनेशन क्या बोलती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। मतलब अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो आपको सबके लिए अलग अलग रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि PCl5 PCl3 दे रहा हो, Cl2 दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए रेट लिखोगे प्रोडक्ट के लिए, फिर इसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो इस पे, यहाँ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसकी टर्म में भी रेट बता सकते हो, इसकी टर्म में भी बता सकते हो और इसकी टर्म में बता सकते हो, क्योंकि जब इसका एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो इसका एक बनेगा और एक मॉलिक्यूल ये बनेगा। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास ये बन रहा है 1 सेकेंड में, तो मतलब एक सेकेंड में ये टूट भी रहा है, तो तीनों में से किसी की भी टर्म में आप रेट लिख सकते हो। जैसे अगर इसकी टर्म में लिखूंगा तो माइनस डेल्टा PCl5, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर हमारा क्या था बेटा, मोलर कंसेंट्रेशन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। तो या तो इस टर्म में लिख देंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज आया माइनस में, या तो हम लोग लिख देंगे प्लस डेल्टा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना बना आपका PCl3। यहाँ से लिख देंगे कि पर यूनिट टाइम में कितना बना हमारा Cl2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के टूटने से एक ही PCl3 बन रहा है और एक ही क्या बन रहा है, Cl2। तो इसकी टर्म में रेट लिखो या इसकी टर्म में लिखो या इसकी टर्म में लिखो, आपकी मर्जी। तो मतलब जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उतने ही डिफरेंट तरीके से आप किसी रिएक्शन का रेट लिख सकते हो, क्योंकि जितने समय में इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा उतने समय में इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा और इसका भी एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो तीनों की टर्म में, तीनों में से किसी की भी टर्म में आप रेट ऑफ द रिएक्शन बता सकते हो। क्लियर। अब अगर हम कोई एक जनरल रिएक्शन ले लें, जैसे A+B हमें क्या दे रही है, C+D, तो अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कैसे निकलेगा, A की टर्म में बता सकते हो, B की टर्म में भी, C की टर्म में भी और D की टर्म में भी। तो यहाँ तो ऐसे बता दो, A रिएक्टेंट है तो कितना मोलर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा A का पर यूनिट टाइम, या B की टर्म में भी बता सकते हो कि कितना मोलर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा B का पर यूनिट टाइम, क्योंकि A और B जब दोनों रिएक्ट करेंगे तभी वो C तो D बन रहा है ना, तो मतलब ये भी डिक्रीज करेगा ये भी डिक्रीज करेगा तभी तो ये बनेंगे। तो इसकी टर्म में बताओ या इसकी टर्म में बताओ, बात एक ही है, ठीक है। फिर ऐसे भी बता सकते हो कि कितना C बना है, तो C बना है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बता सकते हो कि कितना D बना है, तो D भी बना है तो इसके लिए भी रेट किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो डेल्टा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से आप इसका रेट लिख सकते हो। क्लियर। अच्छा, ये आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर मैं जनरली बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जनरली, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, मैं रिएक्टेंट की टर्म में लिख लेता हूं। अभी मैं माइनस या पॉजिटिव साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल ऐसे बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लिया, रिएक्टेंट मान लिया R, तो ये होगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, है ना। ये आ जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन और ये आ जाएगा चेंज इन टाइम, कि कितना टाइम चेंज हुआ। अच्छा, ऊपर क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन, तो मोलर कंसेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम के लिए क्या होते हैं सेकेंड। तो पूरे यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया आपके यूनिट किसके, रेट ऑफ द रिएक्शन के। देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम का सेकेंड, तो वहाँ से हमने इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन के यूनिट निकाल लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू वेरी मच।